आपको लगता है कि देखने को मिल सकता है? जी दिनेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजेश जी, आपके पास आता हूँ, फिर गिरीश बाबू और अरुण जी के पास आऊंगा। राजेश जी, स्थितियां तो काफी फ्लूइड हैं भारत में, और जो एक साउथ को छोड़ दो थोड़ा सा, तो जिस ढंग की राजनीति हो रही है, हैरानी तो नहीं होती, लेकिन उसकी दशा और दिशा देख के चिंता जरूर होती है कि इंडिया इज गोइंग टू ऑलमोस्ट इट्स लाइक ए बनाना रिपब्लिक। कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, जमीर तो सबका बिक चुका है यहाँ पर। मतलब हर आदमी ऐसा लगता है कि एक टैग लगा के खड़ा है, ये मेरी कीमत है, अगर दे सकते हो तो मुझे खरीद लो। किसी का 100 रुपए का रेट है, तो किसी का 54 का रेट है, किसी का 500 का रेट है, किसी का 1 करोड़ है, किसी का 100 करोड़ है। लेकिन अब ये ढूंढना मुश्किल है। पर मैं तारीफ करूंगा, कम से कम एक शख्स की तो मैं तारीफ करूंगा। जेल चले गए, ईडी की सर्च हो गई, सीबीआई की होगी, आईटी होगी, लेकिन लालू और तेजस्वी खड़े हैं, घुटने नहीं टेके सर। ये सबसे बड़ी बात है। भले वो परिवारवादी हैं, भले वो भ्रष्ट हैं, लेकिन ये दो शख्स ऐसे निकल के आए। साथ में हेमंत सोरेन को भी थोड़ा सा मैं जोड़ लूंगा, हालांकि पता नहीं 1 साल बाद वो भी शायद घुटने टेक दें। लेकिन लालू और तेजस्वी एक ऐसा प्रूवन पावर हिंदुस्तान की धरती पर सामने निकल के आया कि जिन्होंने घुटना टेकना मंजूर नहीं किया है। ये ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्वालिटी है सर। जेल में डालना है, पूरे परिवार को जेल में डाल दो, डाल दिया, लेकिन घुटने नहीं टेक रहे सर। मैं इसी बात की तारीफ कर रहा हूं, और शायद यही एक क्वालिटी होगी जिसके बेस पे अभी भी बिहार में उलटफेर होगा, और शायद आने वाले इलेक्शंस में उनको जनता प्रतिसाद देगी सर। राजेश जी। बिल्कुल सही बात है। और आपका जो टाइटल है कि चवन्नी अठन्नी साहब जो नेता है, या चवन्नी अठन्नी साहब जो विचारधारा है, व्यक्ति को तो छोड़ दे, वो जो है वो देश की राजनीति और देश का भविष्य तय करने जा रहे हैं। एक ऐसा वातावरण बन रहा है। यहाँ पर सिद्धांतों की बात हुई, नीति की बात हुई, मूल्यों की बात हुई, लेकिन सिद्धांत जो है उसको सत्ता ने रिप्लेस कर दिया है। अगर आप सत्ता में हैं तो जो आप करते हो वही सिद्धांत बन जाते हैं। जो मूल्य थे, वो मूल्य को राजनीतिक मवालीपन जो है उसने रिप्लेस कर दिया है, और नीति जो है उसको राजनीतिक नालायकी ने उसकी जगह ले ली है। तो किसी भी तरह से अगर आप सत्ता बचा लेते हो, या सत्ता जो दूसरों के पास है उसको अपने पास ले लेते हो, तो उसको फिर ये राजनीतिक नपटाई या ये चालाकी ये नहीं कहा जाता, ये षड्यंत्र नहीं कहा जाता, उसको चाणक्य नीति कहा जाता। तो शब्द जो है उसको बदल दिया गया है कि जो जीता वो सिकंदर, और उसके बाद जो भी किया जाए, किसी को खरीदा है, किसी को मारा है, किसी को जेल में बंद कर दिया है, लेकिन जो है आप अपनी सत्ता पर काबिज है तो आप सफल है। और यही राजनीति एक ऐसे वर्ग को आगे करती है जो उनके जो पीछे का एजेंडा है उस एजेंडे को लागू करने के अंदर काम में आती है। जैसे संजीव बालियान हो, नुपुर शर्मा हो, साध्वी प्रज्ञा हो, बहुत सारे ऐसे नाम है, चवन्नी अठन्नी छाप, कि जिनकी वैसे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक स्टेटमेंट उनके द्वारा किया जाता है और उससे एक विचार और विमर्श की शुरुआत होती है, एक माहौल बनाया जाता है, फिर उस एजेंडे को धीरे धीरे सरकार लागू करने की कोशिश करती है, क्योंकि सरकार को एक्शन और रिएक्शन चाहिए, और एक्शन और रिएक्शन के बाद जनता का मूड देखना चाहती है, फिर उससे लाभ है या अलाभ है उसका मूल्यांकन किया जाता है। जब लगता है कि नहीं, ये सारी जो बातें हैं उसमें तो बहुमत जो लोग है वो हमारे साथ है, तो उस बात को लागू कर दिया जाता है। अभी जैसे कहा गया कि नीतीश कुमार ने गांधी के इतने पोस्टर लगाए, इतने कोट लगाए, तो गांधी के रेडियो के सामने तो नरेंद्र मोदी भी बैठते हैं, और उनके साथ में सदन के अंदर साध्वी प्रज्ञा भी बैठती है, जो गौडसे की पूजा करने की बात करती है। तो दिखाने की चीज एक है, उनको गांधी के साथ रहना है, क्योंकि गांधी के विचार आज भी इतने मजबूत है कि उनको ताक पर रखकर जब उनको जरूरत नहीं लगेगी कि अब गांधी के बिना भी हमारी राजनीति चल रही है, तो आप देखना वो गांधी के जो पोस्टर है वो चले जाएंगे, फिर वहां पर गौडसे और सावरकर के पोस्टर आ जाएंगे। तो इनकी राजनीति जो है वो इसी प्रकार से चलती है कि उनका जो एजेंडा है उसको लागू करने के लिए, उनकी सत्ता है उसको सत्ता को बचाने के लिए या सत्ता हासिल करने के लिए
जिनका भी उपयोग किया जा सके। फिर वो समाज के कौन से वर्ग से आते हैं, किस प्रकार का उनका चरित्र है, किस प्रकार की उनकी भूमिका रही है समाज के अंदर, वो कुछ नहीं देखा जाता। लेकिन हमारा कोई एजेंडा है, उसको अगर वो आगे करते हैं, हमारे लिए कोई वातावरण बनाते हैं, फिर भी वो मीडिया के लोग हो, फिर वो उनकी राजनीति के लोग हो, या ऐसे चवन्नी छाप स्टेटमेंट देने वाले लोग हो, उन सारे को एक रीति नीति के तहत उनको आगे कर दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि कुछ लोग विपक्ष में भी एक ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं, हम हर बार चुनाव के वक्त देखते हैं कि जो स्टेटमेंट जो है वो विपक्ष पर भारी पड़ जाता है। तो कहीं ऐसे लोग भी हो सकते हैं जयचंद टाइप, जिनको वो स्टेटमेंट देने के लिए भी स्क्रिप्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी देती हो। हमारे गुजरात के अंदर पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त 2-3 स्टेटमेंट ऐसे आए यहाँ के नेताओं की तरफ से कि जो कोई एक समझदार नेता जो है वो नहीं दे सकता। उनको पता है कि अगर ये स्टेटमेंट दिया गया तो उसका जो इस्तेमाल है वो भारतीय जनता पार्टी कर लेगी। जब आप कह रहे हैं कि सांप्रदायिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, तो उनको मौका देने का काम कोई भी विपक्ष का जो नेता है, जो जिम्मेदार है, समझदार है, वो नहीं करेगा। लेकिन हर चुनाव के वक्त 1 या 2 स्टेटमेंट विपक्ष की ओर से और ऐसे ही संदिग्ध नेताओं की ओर से आ जाते हैं, जिनके बारे में एक कहा जाता है कि कर्टन के पीछे उनके हाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। फिर वो राजनीतिक फायदे के लिए हो, अपने बिजनेस के फायदे के लिए और कुछ तरह से हो। तो आपने एक लालू प्रसाद का उदाहरण दिया कि जो 15-20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उनकी सत्ता जाने के बाद लोगों ने समझा कि उनको जब जेल में डाल दिया गया तो लोग समझे कि अब इसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन 15 साल के बाद फिर से वो राजनीति की जो ध्रुवी है उसके केंद्र बने, तो वो लड़ रहे हैं। वो ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने ये राम का रथ है वो बिहार में रोका था। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी दूसरी जो तरफ है उसको हम देखें तो बहुत अच्छी साइड नहीं है, फिर भी अपने आइडियोलॉजी पर, अपने विचार पर और अपनी पार्टी के जो मूल उद्देश्य है उस पर वो डटे रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे दिख रहे हैं। अभी तो स्थिति ऐसी हो गई है कि किसी का भी नाम लो, आप सीना ठोक के ये नहीं कह सकते कि नहीं ये आदमी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति करता रहेगा, क्योंकि जो लोग करते दिखते हैं वो भी कभी ना कभी संसद के अंदर मदद कर देते हैं उनकी, या तो फिर जाहिर मंच से कुछ ऐसी बात करके उनकी मदद कर देते हैं। इंडिया गठबंधन के अंदर अच्छा हुआ कि इंडिया गठबंधन की कोशिश हुई, कम से कम जो उसके साथ जुड़ने वाले लोग थे, जो लोकतंत्र के खतरे की बात बता रहे थे, नरेंद्र मोदी की तानाशाही की बात बता रहे थे, उनमें से जितने जितने लोगों की रीढ़ की हड्डी टूटी, तो हम लोगों को पता चला कि नहीं भाई, सही रूप में इस विचारधारा के सामने, इस पक्ष के सामने कौन लड़ रहा है। तो नीतीश कुमार जो है वो, उन्होंने तो ये पहली बार किया नहीं है, उनकी जो है बिल्कुल आदत रही है राजनीतिक, लेकिन उनका भी राजनीतिक नुकसान हुआ है। जितनी भी बार उन्होंने इस प्रकार के निर्णय किए, किसी भी नेता ने किए हो, तो उनका व्यक्तिगत नुकसान हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो उसमें भी अपना फायदा दिखता है। क्योंकि अगर शिंदे साहब जो है वो इनके साथ आए हैं महाराष्ट्र में, अगर उनकी ताकत कम होगी या एनसीपी को तोड़कर अजित पवार आए हैं, कल हो सकता है कि उनके भी वोट कम होते जाए, लेकिन उनका फायदा जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी को है कि विपक्ष जो था उनको तोड़ भी दिया, उसको कमजोर भी कर दिया, तो वो जगह जो थी वो भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरह से बना लेती है। तो सवाल ये है कि विदेश के अंदर क्या सिद्धांत, मूल्य राजनीति, क्या नीतिमत्ता वाली राजनीति, क्या विचारधारा के अनुसार राजनीति, जनता के सरोकार की राजनीति, उसका कोई जगह बची है कि नहीं बची है। बस ये संघर्ष जो है वो इसी चीज का है। 2024 में कौन सत्ता पर आएगा, कौन सत्ता पर नहीं आएगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि राजनीति के अंदर, समाज जीवन के अंदर, धर्म जीवन के अंदर या व्यावसायिक या पारिवारिक जीवन के अंदर ये सारी जो चीज है उनका इन्फ्लुएंस होता जाएगा। आज की जो जनरेशन है जिस प्रकार से इस सारी चीजों का महिमा मंडन करती है, तो लगता है कि अगर यही चीज जो है कि किसी अपने बुजुर्ग जो है उसको साइड लाइन करके जो है समय से पहले आप परिवार पे या समाज पे या राजनीति पे काबिज हो सकते हैं, तो उनको सफल बताया जाता है। तो यही जो चीजें हैं वो अगर अपने जीवन में लेने लगे, तो मैं नहीं समझता कि आगे जाते हुए सिर्फ राजनीति नहीं,
समाज जीवन या पारिवारिक जीवन भी इसी तरह से बच पाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब ये राजनीति है, उसको घुमा के फिर जो पुरानी हमारी राजनीति थी, उस पर ले जाया जाएगा कि नहीं ले जाया जाएगा। जिस राजाशाही से मुक्त होकर हम लोकशाही की सॉरी लोकशाही की तरफ आए हैं, क्या हम वही राजाशाही वाली गुलामी, जो एक राजा निकलता था रथ लेके, अगर पानी भरती हुई कोई पनिहारी उसको पसंद आ जाती है तो रानीवास में बंद कर देते थे, तो उसी प्रकार से और जनता जो है उसको स्वीकार कर लेती थी। तो यही गुलामी वाली या राजाशाही वाली राजनीति जो है वही फिर से लौट के आ रही है। क्या कोई एक व्यक्ति जो है वही तय करने जा रहा है देश के अंदर कि इस देश का संविधान क्या होगा, इस देश का धर्म की डेफिनेशन क्या होगी, इस देश के अंदर संस्कार क्या है और कुसंस्कार क्या है, कौन राष्ट्रद्रोही है, कौन राष्ट्र विरोधी है, क्या ये सारी चीजें एक ही व्यक्ति तय करेगा और उसका जो अभिप्राय है वही आखिर रहेगा? ये सारे सवालों का जवाब जो है राजनीति को भी ढूंढना है, देश के नागरिकों को भी ढूंढना है और देश के पत्रकारों को, कलमकारों को भी ढूंढना है। जितने भी बचे हुए लोग हैं, जैसे धनंजय जी कह के गए कि टिमटिमाता तारा जो है वो भी रोशनी देता है और कितना भी अंधेरा हो, एक दिए की जोत है उस अंधेरे के लिए आश्चर्य बन जाती है। इसी प्रकार से जो लड़ने वाले लोग हैं, जो कहने वाले लोग हैं, जो सत्ता के किसी की भी हो, लेकिन इस देश की जो परंपराएं हैं, जो देश के मूल्य है, जो देश का संविधान है, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, वो बचेगा कि नहीं बचेगा? कि आप सिर्फ यही चवन्नी छाप जो लोग हैं वो हमारी जो पुरानी जो हमारी संस्कृति है, हमारी राजनीति है, हमारी लोकतांत्रिक मर्यादा है, उसको इसी प्रकार से बड़े बाजार में जो है वो नीलाम करते रहेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है। कौन सत्ता में आएगा, नहीं आएगा, मैं समझता हूँ ये गौण है। जी। गिरीश भाई आपके पास आता हूँ। बहुत अच्छे बिंदु उठा दिए राजेश भाई ने। मुझे